वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों YCT जनरल साइंस 2024 का जो बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक जो है हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए मैं बोल रहा हूं कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, एएलपी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, आरआरबी, जेई और पैरामेडिकल, आरपीएफ, एसआई और दोस्तों इन सभी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे एग्जामों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को दोस्तों इस बुक में अध्यायवार अध्याय समाकलित किया गया है। तो यानी कि दोस्तों वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे अध्यायवार अध्याय हम आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो इस बुक में दिए गए हैं, यानी कि जो रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में पूछे हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का आज हम लोग पार्ट 21 पढ़ेंगे और इस पार्ट 21 में टोटल 1704 नंबर से लेकर के 1799 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे कि दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे ग्रुप में जुड़ने से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो वो बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दी जाएगी। और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों क्लास नोट्स का हल से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डाउट होता है तो आप हमारा अपना डाउट या डाउट भेज करके हमारे ग्रुप में उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से। तो जरूर से जरूर दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से भी जरूर से जरूर जुड़िएगा। और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही कंटेंट आपको हर रोज हमारे यहाँ पे चैनल पे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1704 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। ब्रेड माल्ट के रूप में दोस्तों जाने जाने वाले जीव हमारे जो हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा राइजोपस जो लिखा है, राइजोपस, जो ये राइजोपस लिखा हुआ है, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और इसे ही हम दोस्तों ब्रेड माल्ट के रूप में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि राइजोपस एक म्यूकर कवक है जिसमें भोजन प्रविष्ट होने के पहले ही पच जाता है, यानी कि भोजन प्रविष्ट होने के पहले ही भोजन हमारा क्या हो जाता है, पच जाता है। ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, जेली, रोटी, मूंगफली, तंबाकू आदि में पाए जाते हैं। इन्हें ब्रेड माल्ट भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रेड माल्ट भी इन्हें कहा जाता है। तो विकल्प नंबर हमारा 1704 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1705 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों शैवाल, यानी कि शैवाल के बारे में। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन को अपनी रस धमनियों में संग्रहित करते हैं। उनमें गैसों को ग्रहण करने के लिए छोटे छोटे द्वार या श्वास रंध्र होते हैं। वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। वे अनाक्षी श्वसन के माध्यम से जीवित रहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे कहा गया क्लाइमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो वे दोस्तों हमारा क्या होता है, वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। विकल्प नंबर हमारा 1705 का देखेंगे तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि क्लाइमाइडोमोनास हरे शैवाल का एक जीनस होता है जिनमें एक कोशीय फ्लैगलेट्स की अनेक प्रजातियां होती हैं, जो स्थिर पानी और नम मिट्टी में मीठे पानी, समुद्री जल और यहां तक कि बर्फ में स्नो शैवाल के रूप में पाई जाती हैं। ये अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते रहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया ये गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आज के पार्ट का। यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं।
और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। स्पाइरुलिना, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला या फ्यूनेरिया। तो देख लीजिएगा, निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, स्पाइरुलिना हो जाएगा और एक दोस्तों हमारा क्लोरेला हो जाएगा। ये ए और सी जो दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। तो 1706 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, इसमें कहा है कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कह रहा कौन से ऐसे प्रोटीन शैवाल होते हैं जो प्रोटीन उनमें होता है और अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाता है तो उन्हीं को लेकर के जाता है और उनका पूरा आहार उसी से मिलता रहता है। तो वो दोस्तों देख लीजिएगा, स्पाइरुलिना हो जाएगा और क्लोरेला हो जाएगा। ये हमारा 1706 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों यानी कि ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1707 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? देखिए, सहजीवी संबंध को दर्शाने वाला जो इसमें कह रहा है तो लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। लाइकेन जो होता है वो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध सहजीवी होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को प्रदान करता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को प्रदान करता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलेटिज्म कहते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे? हेलेटिज्म। अर्थात दोस्तों इसको बोला जाएगा तो कह रहा सहजीवी संबंध को दर्शाता है। जो एक काई लिखा हुआ है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1708 नंबर में देखते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं 1708 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? देवदार को, पर्णांग को, कारा को, मर्सिलिगा को। तो मार्सिलिया को। तो दोस्तों आपको बता दो, कह रहा है किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों से विभेदित नहीं किया जा सकता? देखिए, नहीं किया जा सकता तो वो हो जाएगा हमारा कारा। तो 1708 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1709 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे 1709 नंबर में दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? फाइकोसाइनिन, जियाक्सैथिन, क्लोरोफिल या कैरोटीन? तो दोस्तों आपको बता दूं ये हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल जो दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1709 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। खैर, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवणों या लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? फाइकोसाइनिन, जियाक्सैथिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन? तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लोरोफिल लिखा है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1710 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? देखिए क्या पूछा है, नहीं किया जा सकता है, जो जिसको ना किया जा सके उसको बताना है। तो दोस्तों कह रहा किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो वो फर्न हो जाएगा, मार्सिलिया हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा हो जाएगा या मोरपंखी हो जाएगा। तो स्पाइरोगाइरा को जो हम दोस्तों हैं इसको जड़, तना और पत्तियों में अलग अलग विभेदित नहीं किया जा सकता। तो 1710 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा को जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या है? इस पे एक प्रकार से स्पाइरोगाइरा एक क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का यहाँ पे शैवाल है। और दोस्तों एक प्रकार का हमारा क्या यहाँ पे दिया गया, शैवाल है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि इसमें
क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पे क्लोरो हम आगे लिख देंगे दोस्तों, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है भाई, क्लोरो आगे लिख दीजिएगा फिल, क्लोरोफिल आगे हम लिखेंगे पाया, फिर आगे जाता है। तो ये बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे 1711 नंबर और इस पे कहा गया है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? मीथेन का, महासागर तापीय ऊर्जा का, सागर लहर ऊर्जा का, या नाभिकीय ऊर्जा का? तो दोस्तों आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा मीथेन का। यानी कि 1711 का देखेंगे तो शैवाल जो होते हैं दोस्तों थैलोफाइटा होते हैं। शैवाल क्या होते हैं दोस्तों? देखिए इसमें कहा है ना, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है? तो शैवाल जो होते हैं थैलोफाइटा होते हैं। महासागरों में इनकी विशाल मात्रा पाई जाती है, जिसका प्रयोग खाने में भी किया जाता है। वैज्ञानिक ने महासागरों में इसकी विशाल मात्रा से मीथेन के अंतहीन स्रोत उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की है। तो 1711 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1712 नंबर और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। किसके समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है? तो दोस्तों अभी अभी आपने पढ़ा थैलोफाइटा, मैंने पीछे बताया ना, तो थैलोफाइटा के समूह को हम लोग शैवाल कहा जाता है। यहाँ पे 1712 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1713 नंबर और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डाट डाट समूह से संबंधित हैं। फेनरोगेम्स से संबंधित हैं, थैलोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, ब्रायोफाइटा से। तो दोस्तों अभी आपने पीछे पढ़ा है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे थैलोफाइटा समूह से संबंधित होते हैं। तो 1713 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं 1714 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो जो कारा जो शब्द लिखा है यही हमारा गैर संवहनी पौधा माना जाता है। विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कारा जो होता है एक गैर संवहनी पौधा होता है, इसमें जाइलम तथा फोलम नहीं पाया जाता है। कारा शैवाल होता है। देखिए कारा जो होता है, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कारा शैवाल होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कारा शैवाल, आगे लिख दीजिएगा होता है। कारा क्या होता है? शैवाल होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। इसमें आगे लिख दीजिएगा जाइलम, इसमें जाइलम और फ्लोएम, इसमें जाइलम और फ्लोएम, देखिए इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, नहीं आगे लिख दीजिएगा पाया जाता। तो ये बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 1715 नंबर और इसमें कहा गया है कि एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसे डाट डाट कहा जाता है। तो देखिए इसमें कहा एक पादप समूह जिसमें पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उनको कहा जाता है। तो उनको दोस्तों देखिए राइजाइड कहा जाएगा, कैप्सूल कहा जाएगा, थैलस कहा जाएगा, ब्रायोफाइटा। तो दोस्तों थैलस कहा जाता है। यहाँ पे आप क्या भरेंगे? थैलस भर दिया जाएगा। विकल्प नंबर देखेंगे 1715 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक पादप समूह जिसमें पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं तो उसे थैलस कहा जाता है। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा 1716 नंबर और इस पे कहा है कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है? तो जो करा है, देखिए करा निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो ये हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। अभी स्टार्टिंग में आपने पढ़ा है। तो स्पाइरोगाइरा एक ऐसा प्लांट बॉडी है जिसमें जड़, तना और पत्तियों को अलग नहीं किया जा सकता। तो 1716 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 1717 नंबर और यहाँ पे कहा है कि शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से डाट डाट में पाए जाते हैं। तो देखिए ये कीचड़ में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं या दोस्तों पानी में पाए जाते हैं या फिर दोस्तों रेत में पाए जाते हैं। तो शैवाल सामान्यतः प्राचीनतम पौधे हैं जो विशेष रूप से दोस्तों पानी में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। तो पानी हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 1717 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1718 नंबर और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की हरित शैवाल है? कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा,
क्लाइमाइडोमोनस। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा लिखा है क्लाइमाइडोमोनस जो है हमारा, यही एक कोश की हरित शैवाल कहा जाएगा। 1718 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्लाइमाइडोमोनस क्लाइफाइसी वर्ग के क्लोरोफाइट्स समूह का एक कोश की हरित शैवाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों क्या करता है, स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन ये क्लाइमाइडोमोनास जो होता है दोस्तों ये हमारा एक कोश की हरित शैवाल होता है। विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, नया यहाँ पे हमारा अध्याय स्टार्ट हो रहा है, ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ब्रायोफाइटा से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर दोस्तों देखिए ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं तो दोस्तों ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो 1719 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों समझ लीजिएगा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा एक गैर संवहनी पौधा होता है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या लिखेंगे, ब्रायोफाइटा एक गैर संवहनी पौधा होता है। एक आगे लिख दीजिएगा गैर संवहनी एक गैर संवहनी पौधा होता है। पौधा आगे लिख दीजिएगा होता है। ब्रायोफाइटा क्या होता है, एक गैर संवहनी पौधा होता है जो हरा बीज रहित होता है और कई लिवारवार्ट्स और हार्नवार्ट्स परिवार से संबंधित होता है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फोलेम ऊतक की कमी होती है। अब ब्रायोफाइट्स पादप मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 1719 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया डाट पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइटा हमारा दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो 1720 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा और 1721 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है। तो एम्फीबियन पौधे को दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रायोफाइटा ग्रुप में ही रखा जाता है या समूह में रखा जाता है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 1721 का देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1722 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डाट के तौर पर जाना जाता है। टेरिडोफाइटा के रूप में जाना जाता है, ब्रायोफाइटा के रूप में जाना जाता है, ट्रैकियोफाइटा के रूप में, या गैमेटोफाइटा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो ब्रायोफाइटा समूह जो होता है वो हमारा भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आद्य समूह होता है। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे में संवहन ऊतक नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ब्रायोफाइटा इस क्वेश्चन के साथ हम राइट कर देंगे, यानी कि 1722 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1723 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। क्लाइडोफेरा से, देवदार से, मार्केंसिया से, या जलतिपतिया से। तो ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो ये हमारा हो जाएगा 1723 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है मार्केंसिया, यही हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1723 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है, तो वो मार्केंसिया से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मास और एंथोसिरोसिस, रिक्सिया और मार्केंसिया आदि ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। देखिए ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए मैंने एक बताया आपको, मास बताया, और ये मार्केंसिया बताया, मार्केंसिया हो गया। दूसरा दोस्तों देखेंगे तो हमारा और क्या हो जाएगा, मास और मार्केंसिया। एंथ्रोसिरोस, देखिए यहाँ पे एक हमारा होता है एंथ्रोसिरोस हो गया, और उसके बाद दोस्तों रिक्सिया, और एक क्या होता है हमारा रिक्सिया। ये जो होता है हमारा, ये सारी चीजें जो होती है हमारे दोस्तों ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो यहां से दोस्तों आपको पता चल गया,
यहाँ पे कुल मिला के मार्केंसिया जो हो जाएगा वो वनस्पति से ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है, तो मार्केंसिया से संबंधित है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1724, यहाँ पे कहा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कहा कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, तो जो थैलोफाइटा नहीं हो जाएगा, देखिए यूलोथ्रिक्स जो है हमारा थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, कारा भी थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, उल्वा भी थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, लेकिन फ्यूनेरिया जो होता है ये हमारा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि थैलोफाइटा के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, देखिए कवक आता है, शैवाल आता है, लाइकेन आता है और यूलोथ्रिक्स आता है, कारा आता है, स्पाइरोगाइरा आता है, क्लैडोफोरा आता है, उल्वा आता है, ये सब जो हमारे आते हैं दोस्तों थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो फ्यूनेरिया जो लिखा है ये दोस्तों हमारा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, ये जो आता है दोस्तों ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, और बाकी के ये जो सब हैं ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब हमारे थैलोफाइटा के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 1725 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। तो देखिए ब्रायोफाइटा नहीं है, अभी अभी आपने पीछे पढ़ा है मार्केंसिया, रिक्सिया, कारा और फ्यूनेरिया। तो देखिए फ्यूनेरिया तो हमारा क्या है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, और देखिए जो मार्केंसिया जो दोस्तों दिया गया है, मार्केंसिया ये भी हमारा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, रिक्सिया भी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, अभी पीछे मैंने आपको सब बताया है इसके 2 क्वेश्चन पहले। लेकिन जो कारा होता है ये हमारा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ये हमारा कारा जो है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। कायरा किसके अंतर्गत आता है, कायरा हमारा थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। कारा किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अगला दोस्तों देखेंगे 1725 का दोस्तों देख लिया, यहाँ पे डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1726 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइड्स के बारे में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइड्स के बारे में गलत है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया कि इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है। ये ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं। ये विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो देखिए जो ये दिया गया कह रहा कौन सा गलत है, गलत कथन बताना है, तो कह रहा इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती हैं, सही कह रहा है। ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं, सही कह रहा है। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं, ये गलत कह दिया है। वे विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं, सही कह रहा है। तो 1726 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1727 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि राइजाइड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। राइजाइड्स के लिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं। तो ये दोस्तों गलत कह रहा है। देखिए जो राइजाइड्स होता है दोस्तों उनमें हमारा पूर्णतः दोस्तों क्या होता है, उनमें जड़, तना, पत्तियां जो कह रहा होता है, कह रहा राइजाइड्स निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछा गया है। तो यहाँ पे इसने ये बताया है कि इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं। तो क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो देखेंगे तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये हमारा अभी पहला वाला तो हमारा ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। दूसरा देख लीजिएगा, कह रहा यह विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती हैं, तो ये भी गलत कह रहा है। बहुकोशिकीय संरचनाएं विभिन्न ऊतकों से मिलकर नहीं बनी होती हैं। फिर सी में देख लीजिएगा, कहा पौधों की सहायता से यह अधा स्तर से जुड़ जाते हैं। ये बात सही है कि पौधों की सहायता से यह अधा स्तर से जुड़ जाते हैं। फिर कह रहा इनमें सामान्य तौर पर एक केंद्रीय बिंब और 5 भुजाएं होती हैं, गलत कह दिया। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा 1727 का कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1728 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है कि ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डाट डाट कहा जाता है, राइजाइड कहा जाता है,
थैलस कहा जाता है, सेटा कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। तो 1728 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है राइजाइट्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डाट डाट कहा जाता है, राइजाइट कहा जाता है। तो 1728 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्रायोफाइट की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं में बढ़ने वाले उभारों को राइजाइट कहा जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो गया था। और यहाँ पे देखेंगे 1729 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? यूलोथ्रिक्स को, क्लाइडोफोरा को, रिक्सिया को, मार्सिलिया को। तो दोस्तों 1729 का देखेंगे तो जो ये कहा ब्रायोफाइटा के वर्ग में किसको शामिल किया जाता, तो रिक्सिया को हम लोग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। विकल्प नंबर हमारा सी जो हो जाएगा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा यहाँ पे दिया क्या गया है 1730 नंबर, और इस पे कहा है रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अभी देख लीजिए कि पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा है रिक्सिया जो है ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। और देखिए यहाँ पे पूछ लिया रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अभी आप बता देंगे तो कौन सा हो जाएगा? थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। 1730 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों। ये थैलोफाइटा जो है, देखिए पीछे वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ना, ब्रायोफाइटा वर्ग का से शामिल होता है कौन? रिक्सिया। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा रिक्सिया पूछा गया तो रिक्सिया हमारा ब्रायोफाइटा वर्ग से संबंधित है। यहाँ पे विकल्प नंबर देखेंगे तो 1730 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा स्पाइरोगाइरा और फ्लेनेरिया में डाट डाट होता है। देखिए स्पाइरोगाइरा में और फ्लेनेरिया में कह रहा डाट डाट होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसमें निषेचन होता है, विखंडन होता है, पुनर्जनन होता है या बीजांड द्वारा प्रजनन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पाइरोगाइरा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्पाइरोगाइरा, स्पाइरो आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गाइरा, स्पाइरोगाइरा में क्या होता है? देखिए स्पाइरोगाइरा में विखंडन, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे विखंडन, स्पाइरोगाइरा में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। विखंडन द्वारा अलैंगिक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अलैंगिक, अलैंगिक आगे लिख दीजिएगा अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है दोस्तों? अलैंगिक जनन होता है। तो ये तो हो गई, इसमें पहली बात हो गई। और दोस्तों अगर देखेंगे प्लेनेरिया जो लिखा है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन अथवा पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखिए यहाँ पे प्लेनेरिया देख लीजिएगा, अब प्लेनेरिया लिख दीजिएगा, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुनरुद्भवन और अथवा पुनर्जनन, यहाँ पे लिखेंगे पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता, पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन, अलैंगिक आगे लिख दीजिएगा दोस्तों जनन होता है। ये बात हो गई। और यहाँ पे दोस्तों अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्या इसको मानेंगे? देखिए विखंडन हमारा स्पाइरोगाइरस लिखा है, पुनर्जनन लिखा है, तो इसमें से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा इसको आप सही नहीं कह पाएंगे कि कौन सा विकल्प इसमें सही किया जाए। तो ये दोस्तों इसको रेलवे बोर्ड ने क्या किया था? इसको कैंसिल कर दिया था इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे ऐसा करेंगे, देखिए ना तो विखंडन में टिक कर पाएंगे ना तो पुनर्जनन में कर पाएंगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो ये दोनों को टिक करेंगे तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो बी और सी हमारे इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों हमारा राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि फर्न पौधे यानी फर्न प्लांट में बीजाणु कहां पर स्थित होते हैं? यानी कि फर्न पौधे में बीजाणु कहां पे स्थित होते हैं? तो
पत्तियों की निचली सतह में, फर्न पौधों में बीजाणु कहां पर स्थित होते हैं? पत्तियों की निचली सतह में स्थित होते हैं। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1732 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। फर्न पौधे में बीजाणु कहां पर स्थित होते हैं? पत्तियों की निचली सतह में स्थित होते हैं। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1733 नंबर, और यहां पे कहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो देख लीजिएगा कारा में, मांस में, रिक्सिया में या मार्सिलिया में। तो दोस्तों आपको बता दूं यहां पे जो हो जाएगा कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक विशिष्ट हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों मार्सिलिया। ये विकल्प नंबर जो डी दिया गया है 1733 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मार्सिलिया जो होता है वो जलीय फर्न परिवार का सदस्य है और इसमें पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। और फर्न परिवार के सदस्यों की पत्तियां 3 भागों में विभक्त हो जाती हैं। और दोस्तों फिर क्या होता है, ऐसे पौधे अक्सर तालाबों या नालों के किनारे कीचड़ में घने गुच्छों में उगते हैं। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1733 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1734 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमिटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। अनावृत्तबीजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत्तबीजी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा टेरिडोफाइटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। बीज रहित संवहनी पौधे दोस्तों कौन से होते हैं? टेरिडोफाइटा होते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा जो स्वतंत्र गैमिटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं। तो ये हमारा टेरिडोफाइटा दिया गया 1734 का विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों देख लीजिएगा थैलोफाइटा समूह से कह रहा कौन सा संबंधित नहीं है? देखिए क्लेडोफोरा जो हमारा थैलोफाइटा समूह से संबंधित रखता है, कारा भी थैलोफाइटा समूह संबंधित रखता है, यूलोथ्रिक्स भी समूह ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। लेकिन मार्सिलिया जो दिया गया है ये हमारा थैलोफाइटा समूह से संबंध नहीं रखता है। ये दोस्तों टेरोफाइटा समूह से संबंधित रखता है। ये दोस्तों मार्सिलिया जो होता है हमारा टेरोफाइटा, यहाँ पे लिख दीजिएगा टेरोफाइटा समूह से संबंध रखता है। संबंध आगे लिख दीजिएगा रखता है। ये किससे समूह रखता है दोस्तों? यानी कि टेरोफाइटा समूह से संबंध रखता है, या इस टेरोफाइटा को दोस्तों आप बोलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे टेरोफाइटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 1735 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1736 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? मार्केंसिया, मार्सिलिया, फ्यूनेरिया, कारा। तो दोस्तों यहाँ पे 1736 का विकल्प नंबर जो बी है मार्सिलिया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। कहा है कि किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो मार्सिलिया को मतलब इसमें विभेदित किया जा सकता है। अगला दोस्तों देख लेंगे 37 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मार्सिलिया जो है हमारा ये थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं हो जाएगा। ये हमारा 1737 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 38 नंबर, यहाँ पे कहा है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में डाट नहीं होते हैं। तो टेरिडोफाइटा समूह में जो पौधे होते हैं उसमें पुष्प नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा में दोस्तों एक खूबी होती है, टेरिडोफाइटा समूह के जो भी पौधे होंगे उनमें पुष्प नहीं होंगे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1738 का बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1738 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1739 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते। देखिए
टेरिडोफाइटा समूह में कह रहा है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? अभी भी मैंने बताया, फूल नहीं पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा समूह में। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा बी 1739 का अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1739, देखिए 1739 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 1740 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है 1740 में कि डाट डाट संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। कह रहा है संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे, तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे संवहनी ऊतक वाले जो पहले हमारे संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे जो थे दोस्तों वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधा थे, यानी कि 1740 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1741 नंबर, और यहाँ पे कहा है टेरिडोफाइटा डाट डाट होते हैं। टेरिडोफाइटा डाट डाट होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों? टेरिडोफाइटा जो होते हैं दोस्तों वो बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1741 का टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 1742 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो कह रहा किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कहा गया है मार्सिलिया, छत्र देवदार यानी कि पाइनस भी कह सकते हैं, इपोमोइया या देवदार। तो दोस्तों जो गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं वो मार्सिलिया में पाए जाते हैं, जो ए पे दिया गया है। तो मार्सिलिया एक टेरिडोफाइटा संवहनी पौधा होता है जो बीजाणुओं का उपयोग करके प्रजनन करते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटा ना तो फूल पैदा करते हैं और ना ही बीज। इन्हें क्रिप्टोगैम कहते हैं, जिसका अर्थ है उनके प्रजनन के साधन छिपे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 1742 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अनावृत बीजी पढ़ेंगे, यानी कि अगला अध्याय दोस्तों अनावृत बीजी यानी कि जाइमिनोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है डाट डाट एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियां और नुकीली रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। देखिए अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे कह रहा डाट डाट एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देखिए बिच्छू बूटी लिखा हुआ है, चौलाई लिखा है, तिपतिया घास लिखा है, माइनर लेट्स लिखा है। तो दोस्तों जो बिच्छू बूटी लिखा है यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1743 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि बिच्छू बूटी एक ऐसा पौधा होता है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियां पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से भी छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों होता है यूरेटिका डायोसिका, यूरेटिका डायोका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। बिच्छू बूटी का वैज्ञानिक नाम अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए बिच्छू बूटी, देखिए यहाँ पे बिच्छू बूटी का वैज्ञानिक नाम, यहाँ पे क्या लिखेंगे वैज्ञानिक, आगे लिख दीजिएगा वैज्ञानिक नाम, यहाँ पे लिख दीजिएगा वैज्ञानिक नाम। तो देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है तो इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा यूरेटिका। देखिए यूरेटिका हमने लिख दिया और फिर DIOCIA डायोसिया, यूरेटिका डायोसिया इसका ये जो होता है वैज्ञानिक नाम होता है। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1744 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? कारा, मास, मार्सिलिया या दोस्तों देवदार। तो 1744 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कह रहा कौन सा पौधा अनावृत बीजी यानी कि अनावृत बीजियों से संबंधित है, तो वो हो जाएगा देवदार। 1744 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1744 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसमें कहा है दोस्तों आपको बता दूं कि अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों में बीज जो बनते हैं लेकिन बीज फल भित्ति में बंद नहीं होते हैं वरन छोटी टहनियों या शाखाओं में खुली नग्न अवस्था में होते हैं। इसे उदाहरण कोणधारी वृक्ष
या जिसमें चीड़, फर, देवदार, स्प्रूप आदि आते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा देवदार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये अनावृत बीजियों से संबंधित होता है। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1745 नंबर दोस्तों देखेंगे, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, आवृत्तबीजी, अनावृत्तबीजी, टेरिडोफाइटा। तो 1745 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनावृत्तबीजी यानी कि इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, अनावृत्तबीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इफेड्रा में इफेड्रिन नामक औषधि बनाई जाती है। देखिए इफेड्रा में यहाँ पे अगर हम लिख दें, देखिए इफेड्रा में इफेड्रिन यानी कि क्या लिखेंगे, इफेड्रिन नामक औषधि बनाई जाती है। नामक यहाँ पे लिख दीजिएगा औषधि आगे लिख दीजिएगा बनाई जाती है, बनाई आगे लिख दीजिएगा, फिर जाति, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे ये बात हो गई। चलिए तो कुल मिला के यहाँ पे आपने जाना 1745 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1746 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीच आवरण रहित होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कारण निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। तो वो अनावृत्त बीजी के अंतर्गत बीज जो उनके होते हैं वो आवरण रहित होते हैं। जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया चीड़ होता है, फर होता है, देवदार होता है, स्प्रूस होता है आदि। तो ये हमारा अनावृत्त बीजी के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा 1746 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1747 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया कि आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, तो वो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा देवदार जो होता है दोस्तों, वह हमारा देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे देवदार डी पे दिया गया है। तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देवदार जो हमारा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1747 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, डाट नग्न बीजी होते हैं। देखिए नींबू में, गेहूं में, पाइनस में, गाजर में। तो 1748 जो ये पाइनस डी दिया गया है, पाइनस जो है नग्न बीजी होते हैं। देखिए साइकस हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा, सीड्रस हो जाएगा, गिंगो हो जाएगा आदि, ये सब हमारे नग्न बीजी पौधे अंतर्गत आते हैं। लेकिन नींबू, गाजर, गेहूं आवृत्त बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको बता दूं, देखिए नींबू हो गया, हमारा नींबू हो गया, फिर इसके बाद गेहूं हो गया, हमने गेहूं लिख दिया, फिर इसके बाद देखेंगे गाजर हो गया, हमने गाजर लिख दिया। ये सब क्या होते हैं हमारे, ये आवृत्त बीजी पौधे हैं। ये क्या है हमारे आवृत्त बीजी पौधे, हम यहाँ पे लिख देंगे आवृत्त बीजी, आगे लिख दीजिएगा पौधे, ये आवृत्त बीजी पौधे हैं। ठीक है, अब अगर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे दूसरा, जैसे देखिए पाइनस हो गया हमारा, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों पाइनस लिख दिया। और दोस्तों देखेंगे तो हमारा पाइनस के अलावा क्या हो जाएगा, सीड्रस हो जाएगा, गिंगो हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों सीड्रस हो गया। फिर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे गिंगो हो गया। गिंगो के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो साइकस हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइकस हो गया। ये सभी, ये देख लीजिएगा, ये सभी हमारे क्या हो जाएगा, नग्न बीज हो जाएंगे, या नग्न बीजी होते हैं, नग्न बीजी आगे लिख दीजिएगा होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1748 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1749 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा समूह अनावृत्त बीज उत्पन्न करता है। तो अनावृत्त बीज कौन सा दोस्तों उत्पन्न करता है, तो अनावृत्त बीज दोस्तों हमारा जो उत्पन्न करता है वो थाइलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, थाइलोफाइटा हो जाएगा। तो 1749 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अनावृत्त या नग्न बीज अनावृत्त बीजी में निर्मित होते हैं। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1750 नंबर, और इसमें कहा है कि अनावृत्त या नग्न बीज डाट में निर्मित होते हैं। अभी अभी देखिए आपने पढ़ा है कि अनावृत्त या नग्न बीज डाट में उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों, आपको बता दूं, देखिए अगर इसके पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे पढ़ा था निम्न में से कौन सा अनावृत्त बीज उत्पन्न करता है। अनावृत्त बीज उत्पन्न करता है तो दोस्तों यहाँ पे हमने किसमें लगा दिया टिक,
थैलोफाइटा में लगा दिया, लेकिन थैलोफाइटा ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थैलोफाइटा जो हो जाएगा हमारा सही नहीं होगा, इस पे हो जाएगा। इसने कहा क्या है, अनावृत बीज उत्पन्न करता, तो ये अनावृत बीजी में उत्पन्न करता, तो यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1749 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अनावृत बीज उत्पन्न करता, तो अनावृत बीज जो उत्पन्न करेगा तो हमारा अनावृत बीज ही हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है अनावृत या नग्न बीज निम्नलिखित में से डॉट डॉट में निर्मित होता है। तो देखिए किसमें निर्मित होता है, ये अनावृत बीजी में निर्मित होता है। 1750 को देखेंगे तो ए के साथ ही हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1751 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डॉट डॉट प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनावृत, सही ट्रेट, गैर गतिशील नर युग्मक, पंख वाले। तो 1751 का दोस्तों अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा जो यहाँ पे दिया गया है अनावृत, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा ये गया था, कहा गया था कि अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर अनावृत प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1752 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा चीड़ हो जाएगा। चीड़ क्या है हमारा दोस्तों, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत हमारा आता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म को दोस्तों हम देखिए क्या बोलते हैं, उसको अनावृत बीजी भी बोलते हैं। अनावृत बीजी के अंतर्गत हमारा क्या आता है, देखिए चीड़। चीड़ जो आता है, देख लीजिएगा चीड़ जो आता है अनावृत बीजी, यहाँ पे हम लिख देंगे अनावृत बीजी लिख देंगे, या दोस्तों इसी को हम अनावृत बीजी कहेंगे तो भी वही बात है, या जिम्नोस्पर्म कहेंगे तब भी वही बात है। जिम्नोस्पर्म हम यहाँ पे कह देंगे, ठीक है ना, ये हमारा यही बात है। अब देखिए काई या मांस जो लिखा है, मांस कहेंगे तो भी वही बात है, काई कहेंगे तो भी वही बात है। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। आम की बात कर दे दोस्तों तो ये जो हमारा आम होता है, ये आम हमारा आवृत बीजी होता है। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे आवृत बीजी लिख देंगे। और दोस्तों देख लीजिएगा ये जो फर्न लिखा है, ये फर्न हमारा किसके अंतर्गत आता है, फर्न हमारा टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लिख देंगे टेरिडोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, फर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के 1752 का देखा आपने, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1752 के बाद हम देखेंगे 1753 नंबर, और इस पे कहा है कि अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं क्या कहलाते हैं, या वह कहलाते हैं थैलोफाइटा कहलाएंगे, टेरिडोफाइटा कहलाएंगे, फैनरोगम कहलाएंगे, क्रिप्टोगैम कहलाएंगे। तो 1753 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कह रहा अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं क्या कहलाते हैं, फैनरोगम कहलाते हैं। 1753 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं फैनरोगम कहलाते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो ये हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1754 नंबर, इस पे कहा है किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। कह रहा है किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। देखिए ब्रायोफाइटा में, थैलोफाइटा में, कवक में, या एंजियोस्पर्म में। तो ये दोस्तों जो दिया गया है एंजियोस्पर्म हमारा है। एंजियोस्पर्म पौधे में वेसल्स, वेसल्स दोस्तों बोलते हैं किसको, वाहिकाओं को कहते हैं। देखिए वाहिकाएं कह देंगे या फिर वेसल्स कह देंगे, या लिख देंगे वाहिकाएं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, वाहिकाएं लिख दिया, या दोस्तों वेसल्स कह देंगे। फिर आगे दोस्तों देखेंगे तो संवाहक कोशिकाएं होती हैं। एंजियोस्पर्म पौधों में सुविकसित संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर देखेंगे तो एंजियोस्पर्म जो हमारा दिया गया है विकल्प नंबर 1754 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देखिए 1755
55 नंबर में दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला अध्याय भी आ जा रहा है। तो अगला अध्याय हमारा दिया गया आवृत्त बीजी यानी कि अग्नियो स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया कि इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है, तो वो हो जाएगा अमरबेल। अमरबेल दोस्तों क्या होता है, आपको दोस्तों बता दूं कि आपने देखा होगा कि ये किसी भी पेड़ के ऊपर इसको डाल दो तो वो उसको पूरा एक प्रकार से कह लीजिएगा छाता जैसे बना लेता है, पूरा कवर कर लेता है, पूरा उसको घेर लेता है। इतना ये इसकी लंबाई बढ़ती रहती है, इसी को अमरबेल बोला जाता है। ये पीले कलर में एक इस विदाउट पत्ती में होता है, बिल्कुल इसमें मतलब पतली पतली डोरी ऐसे बिखरा होता है। तो इनमें से कह रहा कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा हमारा अमरबेल। दिया गया है दोस्तों डी ऑप्शन, तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अमरबेल परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है क्योंकि यह एक परजीवी पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित कर पाता है। यह जिस पौधे पर चढ़ता है उसी से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, जबकि अमीबा एवं सूक्ष्म एक कोश की जंतु जो तालाब में पानी में पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 1755 का विकल्प नंबर डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1756 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती हैं। आंख की आइरिस फेफड़ों की श्वसनियों मूत्रवाहिनियों में, हृदय आंख की आइरिस अस्थियों में, अस्थियों मूत्रवाहिनियों फेफड़ों की श्वसनियों में, रक्तवाहिकाओं मूत्रवाहिनियों अस्थियों में। तो दोस्तों 1756 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है, आंख की आइरिस फेफड़ों की श्वसनियों मूत्रवाहिनियों में, 1756 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1757 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद है। कि कह रहा जिस प्रकार से बबूल के वृक्ष से गोंद हमारी उत्पन्न होती है, तो उसी प्रकार कह रहा है अन्य वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद है। तो कह रहा इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद है, खराब स्वास्थ्य संक्रमण का संकेत है, संग्रहित भोजन का एक रूप है, एक कीट विकर्षक पदार्थ है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इन पौधों का अपशिष्ट उत्पाद है। 1757 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1758 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है। कौन सा पौधा एक परजीवी है, तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा है अमरबेल जो हमारा होता है वो एक परजीवी होता है। तो 1758 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1759 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि हिमालय के किस पुष्प में पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है रिसिनल, पार्थेनियम, ब्रह्मकमल और धतूरा। तो 1759 का दोस्तों आपको बता दूं कि जो यहाँ पे लिखा है ब्रह्मकमल, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के किस पुष्प में पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, तो वो हो जाएगा ब्रह्मकमल, और इसीलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों आपको बता दूं कि हिमालय के ब्रह्मकमल पुष्प में पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसे हिमालयी फूलों का राजा के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। ब्रह्मकमल उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प भी है। ये दोस्तों हमारा जो दिया गया देखिए 1759 का देखेंगे, ये उत्तराखंड राज्य का, यहाँ पे हम लिख देंगे उत्तराखंड राज्य का हमारा क्या राज्य का, यानी कि ये राष्ट्रीय पुष्प है। क्या है, राजकीय पुष्प, राजकीय लिख दीजिएगा, राजकीय आगे लिख दीजिएगा पुष्प है। कहाँ का, ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प भी है। ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर सी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1760 नंबर, इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक औषधि पौधा माना जाता है। सागौन को, देवदार को, नीम को या फिर दोस्तों साल को। तो औषधि पौधा दोस्तों नीम को माना जाता है। नीम एक औषधि पौधा माना जाता है। नीम विशेषता अपने जीवाणुरोधी गुण और
गुण के लिए जाना जाता है। नीम के पत्ते, छाल, टहनी सभी के औषधि लाभ हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1760 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं और यहाँ पे 1761 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित, दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1761 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से अगर आप देखेंगे तो तरबूज और जो पपीता होता है वो एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे 1761 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तरबूज और पपीता में एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प के अन्य उदाहरण जैसे सरसों, सूरजमुखी इत्यादि भी होते हैं। एक लिंगी फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक ही भाग होता है, जिनमें दोनों पुंकेसर तथा स्त्री केसर होते हैं, वो द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। देखिए जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक ही भाग होता है, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जिनमें पुंकेसर या स्त्री केसर केसर के इन भागों से केवल एक ही भाग होता है एक लिंगी पुष्प कहलाता है। एक लिंगी, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, पुष्प कहलाता है। आगे क्या लिखेंगे, कहलाता है। ये बात हो गई। और जिनमें दोस्तों दोनों होंगे तो दो लिंगी कहलाएगा, और जिनमें दोनों होते हैं देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे जिनमें, यहाँ पे लिख देते हैं जिनमें दोनों होता है वो द्विलिंगी कहलाते हैं। द्विलिंगी कहलाता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1762 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अधिक औषधि उपाय है। आलूकम, सर्पगंधा, नवमल्लिका, रजनीगंधा। औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है, तो ये जो सर्पगंधा है हमारा, ये रक्तचाप के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए सर्पगंधा औषधि पौधा है जो रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि माना जाता है। ये दोस्तों उच्च रक्तचाप के लिए रामबाण है। पत्तियों का रस नेत्र ज्योति बढ़ाने में भी सहायक होता है। चलिए यहाँ पे देखिए आपने 1762 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सी शाक जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है। तो सर्पगंधा भी आपने पढ़ा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 1763 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए सर्पगंधा के अगर पत्तियों का रस अगर आप आंख में डाल, मतलब आंखों के रोशनी, सर्पगंधा के पत्तियों का रस जो होता है वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा 1764 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। देखिए द्विलिंगी पुष्प में मैंने आपको बताया है पीछे, जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है उसी को हम द्विलिंगी पुष्प कहेंगे, और जिनमें स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक भाग होता है उसको हम एक लिंगी कहेंगे। तो द्विलिंगी देखिए क्या होता है, तो द्विलिंगी में दोस्तों आपको बता दूं कि तरबूज और पपीता तो एक लिंगी होता है, यहाँ पे गुड़हल और सरसों जो दोस्तों होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विलिंगी हो जाएगा। तरबूज और पपीता एक लिंगी होता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो द्विलिंगी के अंतर्गत हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा विकल्प नंबर बी, गुड़हल और सरसों। 1764 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि एम्ब्लिका, क्या लिखा हुआ दोस्तों देख लीजिएगा, एम्ब्लिका ऑप्सिनेलेसिस, एम्ब्लिका ऑप्सिनेलेसिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम डाट है का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। तो ये दोस्तों आंवला हो जाएगा, अफीम हो जाएगा, महुआ हो जाएगा या नीम हो जाएगा। तो आंवला हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दिया गया है ए ऑप्शन में, तो ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों भी हमारा 1765 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम डाट है का उस उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। कह रहा है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम है डाट है
का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है? दोस्तों देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंवला दिया गया है, अफीम दिया गया है, महुआ दिया गया है, नीम दिया गया है। तो आंवला हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1765 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1766 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? सिल्कर ओक, ड्रायोप्टेरिस या फ्यूनेरिया या जिंकोंगो बाइलोबा। तो दोस्तों आपको बता दूं कर रहा है कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है तो वो हो जाएगा जिंकोंगो बाइलोबा, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1766 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जिंकोंगो बाइलोबा जीवाश्म का उदाहरण है या सबसे पुराने जीवित पेड़ों में से एक माना जाता है, या सबसे पुराने जीवित पेड़ों में से माना जाता है, क्योंकि इसकी वर्तमान प्रजाति पिछले 51 मिलियन वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 1766 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? गूदेदार पादपों की क्या विशेषता नहीं है? तो ये 4 ऑप्शनों में से जो हो जाएगा पत्तियां नहीं होती, यही हमारा गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं होगी, किसमें पत्तियां नहीं होती हैं। ये हमारा 1767 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि गूदेदार पौधे मुख्यतः गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। गूदेदार पादप कहां पाए जाते हैं? ये गर्म समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों के अंदर मांस के स्थान पर एक प्रकार का लचीला पदार्थ होता है जो दिखने में हल्का मोटा तथा चिपचिपा होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधे अपने तनों से इनकी पत्तियां भी कहलाती हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि उपयोग पानी रखने के लिए करते हैं, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधे अपने तनों में या तनों का उपयोग पानी रखने में करते हैं। इनकी जड़ें काफी गहरी होती हैं जिससे ये जमीन से पानी सोखती हैं, और इसका प्रयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है। इनकी पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये जो हो गया पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, ये हमारा 1767 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 1768 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें डाट भी कहा जाता है। मैग्नोलियोफाइटा या मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें डाट भी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म कहा जाएगा, ब्रायोफाइटा कहा जाएगा, टेरिडोफाइटा कहा जाएगा या एंजियोस्पर्म कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा? मैग्नोलियोफाइटा को एंजियोस्पर्म कहा जाएगा। मैग्नोलियोफाइटा देखिए मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। 1768 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1768 के बाद हम लोग देखेंगे 1769 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किसे अल्फाल्का क्या कहा जाता है? देखिए निम्न में से किसे अल्फाल्का के रूप में संबोधित किया जाता है? सटिवा कहा जाएगा, मेमेल कहा जाएगा, मछली कहा जाएगा या जीवाश्म कहा जाएगा। 1769 का देखेंगे दोस्तों सटिवा कहा जाएगा। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है, सटिवा के रूप में संबोधित किया जाता है। विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1770 में कहा है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नेम मैंगीफेरा इंडिका होता है, सभी बच्चों को पता है। ये हमारा आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है 1771 नंबर, और यहाँ पे कहा है फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। दोस्तों देख लीजिएगा 1771 में भी हमारा वही हो जाएगा सी विकल्प। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1771 के बाद हम लोग देखेंगे 1772 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम दोस्तों ट्रिटिकम
ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1772 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1772 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा, जैसे गेहूं का तो नाम हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया। और दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे जो हमारा लिखा है, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्टिस जो लिखा है, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, ये हमारा दोस्तों सरसों का होता है। ये किसका होता है? हमारा सरसों का होता है। इसका सरसों का वानस्पतिक नाम होता है। और दोस्तों और अगर देखेंगे तो मटर का हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, मटर का हमारा वानस्पतिक नाम होता है, इसका होता है पाइसम सटाइवम। देखिए पाइसम, पाइसम लिख दीजिएगा और सटा, सटा और सटा इवम, क्या लिखेंगे? सटा इवम, ये हमारा होता है मटर का। सरसों का ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों देख लीजिएगा गेहूं का तो आपको पता ही हो गया और सरसों का आपका पता ही हो गया। चना का दोस्तों देखेंगे तो चना का हो जाएगा सीसर एरिएटिनम हो जाता है चना का। दोस्तों देख लीजिएगा चना का हमारा क्या हो जाएगा? तो चना का होता है हमारा सीसर, हमने सीसर लिख दिया। एरिए, एरिए देखिए हमने लिख दिया एरिए, एरिएटिनम, देखिए एरिएटिनम ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके वैज्ञानिक नाम है, ये वानस्पतिक नाम कहे जाएंगे। ठीक है, 1772 का विकल्प नंबर हमारा गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम हमारा हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिए, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पकड़कर फल बन जाता है? टेरिडोफाइटा का, अनावृत बीजी का, थैलोफाइटा का, या फिर दोस्तों आवृत बीजी का? तो दोस्तों यहाँ पे 1773 का जो हमारा बन जाएगा ये हो जाएगा डी विकल्प। डी में दिया गया है आवृत बीजी, तो हमारा आवृत बीजी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आवृत बीजी पादप समूह के बीज अंडाशय के अंदर विकसित होता है, तो ये हमारा हो जाएगा आवृत बीजी। यानी कि किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होता है? तो बीज आवृत बीजी में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होता है। विकल्प नंबर देखेंगे तो 1773 दिया गया है हमारा, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1774 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है? तो दोस्तों देख लीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा पलास का। पलास हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी पे। तो 1774 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा है यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है? तो पलास का हो जाएगा। और दोस्तों नीम, देखिए जैसे नीम का है तो इसका वानस्पतिक नाम अगर जानेंगे तो एजार्डिरक्टा, देखिए इसका होता है देखिए एजार्डी, देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एजार्डी, हम यहाँ पे लिखेंगे एडाजिरिक्टा, देखिए यहाँ पे लिख देंगे एजार्डी, यहाँ पे एजार्डी, एजार्डी लिख दिया दोस्तों। और आगे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नाम इनके बड़े अटपटे से होते हैं। यहाँ पे नीम का अगर देखेंगे वानस्पतिक नाम तो एजार्डी, एजार्डी लिख दिया। रक्टा इंडिका, देखिए रक्टा, एजार्डी रक्टा, आगे लिख दीजिएगा इंडिका, इंडिका हमने लिख दिया, ये हो गया। अब दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अगर देखेंगे पीपल का होता है फाइकस रेलिजियोसा, फाइकस, देखिए इसका अगर जानेंगे तो फाइकस हमने लिख दिया दोस्तों, फाइकस रेली, फाइकस रेली जियोसा, जियोसा, तो जियोसा, फाइकस रेली जियोसा हमारा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसी प्रकार अब हमारा और भी अगर तुलसी का जानेंगे, बरगद का जानेंगे, तो ये सब ढेरों होते हैं, लेकिन बस आप इतना ही जानिएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा। तो अगर चलिए मैं लिख दूं, देखिए नीम का हो गया आपने जान लिया। पलास का दोस्तों आप जानते ही हैं क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोला जाता है। देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसका बोला जाता है? पलास का। तो पलास आपको पता हो गया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नीम का हो गया, पीपल को हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा कपास का अगर यहाँ पे जाने तो देखिए मैं कपास को आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। तो कपास का हो जाएगा गासिपियम, यहाँ पे लिख देंगे गासिपियम, गासिपियम, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे गासिपियम, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया? गासिपियम लिख दिया। तो गासिपियम आर्बेरियम, 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 गास्पियम आर्बेरियम, ये हो जाएगा हमारा।
अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये हो गया कपास का। तुलसी का अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए तुलसी का भी लिख लीजिएगा। चलिए मैं तुलसी भी आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। तुलसी का अगर दोस्तों देखेंगे, तुलसी का होता है आसिमम बेसिलिकम। आसिमम, देखिए यहां पे लिखेंगे आसिमम, आसिमम लिख देंगे। और फिर दोस्तों देख लीजिएगा आसिमम और बेसिलिकम, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा बेसिलिकम, ये बेसिलिकम ये हो जाएगा हमारा। अच्छा तुलसी हो गया। फिर यहाँ पे कहा गया है बरगद का, तो मैंने आपको बता ही दिया है, बरगद अच्छा नहीं हुआ। चलिए बरगद का भी लिख दीजिएगा। देखिए बरगद का हमारा क्या हो जाएगा, बरगद का हो जाएगा हमारा फाइकस, यहाँ पे लिख दीजिएगा फाइकस, हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों फाइकस। और आगे लिखेंगे बेघा बेघालेंसिस, बेघालेंसिस यहाँ पे लिख दीजिएगा बेघा, आगे लिखेंगे लेंसिस, बेघालेंसिस हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब हमारे इनके क्या है दोस्तों, वानस्पतिक नाम है। देखिए सभी के, नीम के, पीपल के, पलाश के, कपास के, तुलसी के, बरगद के, तो इनको सबको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए नीम का एजार डिरेक्टा इंडिका है, पीपल का फाइकस रेलिजियोसा है, कपास का गासियम आर्बेरियम है, तुलसी का आसियम बीसिलिकम है, बरगद का फाइकस बेघालेंसिस है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पलाश का क्या हो जाएगा, देखिए पलाश का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है 1775 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है 75 नंबर में कहा कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम बताइए। अभी अभी देखिए मैंने आपको बताया है कि बरगद के पेड़ का नाम हमारा हो जाएगा फाइकस बेघालेंसिस। ये क्या हो जाएगा, फाइकस बेघालेंसिस हमारा ए में दिया गया है। तो 1775 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1776 नंबर कह रहा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा सरसों का वानस्पतिक नाम है। देखिए ब्रेसिका कंप्रेस्टिस जो हमारा है सरसों का पौधे का वानस्पतिक नाम है। अब दोस्तों अगर देखिए सामान्य गेहूं, ये लिखा है सामान्य गेहूं का अगर जानेंगे तो ट्रिटिकम एस्टिवम, पीछे आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रिटिकम। क्या लिखेंगे दोस्तों, ट्रिटिकम, यहाँ पे लिख देंगे ट्रिटिकम, ट्रिटिकम हो गया। एस्टिवम, यहाँ पे लिख देंगे एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम ये हो जाएगा। मक्का का अगर दोस्तों देखेंगे तो मक्का का हमारा हो जाएगा जिया मेज हो जाएगा। देखिए इसका वनस्पतिक नेम जिया, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मेज, क्या लिखेंगे जिया मेज लिख देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लिख देंगे जिया मेज लिख देंगे। और कुट्टू, देखिए कुट्टू जो लिखा है, कुट्टू को हो जाएगा फाइगोपाइरम। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुट्टू को अगर लिखेंगे, देखिए कुट्टू का होता है फाइगोपाइरम। देखिए फाइगो आगे लिख देंगे हम पाइरम, फाइगोपाइरम। एस्कुलेटम, एस्कुलेटम, एस्कुलेटम ये हो जाएगा एस्कुलेटम, ये बन गया। तो यही हमारा दोस्तों इस प्रकार से इनके सबके नाम हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1776 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1777 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो दोस्तों होता है वो होता है रेडवुड होता है। रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ होता है। यह पेड़ कैलिफोर्निया रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। देखिए यह देखेंगे तो यह पेड़ जो होता है, यह पेड़ कैलिफोर्निया, हम यहाँ पे लिखेंगे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया रेडवुड नेशनल पार्क, यहाँ पे लिख देंगे रेडवुड नेशनल पार्क, यहाँ पे लिख दीजिएगा नेशनल, नेशनल, नेशनल पार्क में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों कैलिफोर्निया रेडवुड कैलिफोर्निया पे नेशनल पार्क में स्थित है। नेशनल आगे लिख दीजिएगा नेशनल, नेशनल पार्क में स्थित है, पार्क में स्थित है, पार्क में स्थित आगे दोस्तों लिख दीजिएगा है। अच्छा ये बात हो गई। तो ये इतनी सी बात हो गई दोस्तों। आपको बता दूं कि रेडवुड की खोज 2006 में हुई थी। देखिए इसकी खोज दोस्तों कब हुई थी, देखिए इसकी खोज दोस्तों 2006 में हुई। इसकी खोज दोस्तों कब हुई, 2006 में हुई। इसकी ऊंचाई दोस्तों देख लीजिएगा, ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई अगर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, देखिए ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमारी 115.85 मीटर। देखिए 115.85 मीटर इसकी ऊंचाई है।
तो दोस्तों ये देवदार सदाबहार वृक्ष का उदाहरण भी है, ठीक है ना। तो ये सारी इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। तो कुल मिला के 1777 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1778 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, कह रहा कौन से पादप में, कह रहा निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा आवृत्त बीजी, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1778 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1779 नंबर, और इस पे कहा है कि परागण डाट डाट समूह के पौधों की एक विशेषता है। टेरिडोफाइटा या परानिषेचन, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। दोस्तों ब्रायोफाइट लिखा हुआ। तो 1779 का अगर दोस्तों देखेंगे परागण डाट डाट समूह के पौधों की एक विशेषता है, ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म, दिया गया है विकल्प नंबर सी पे। तो 1779 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दो परागण यानी कि एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की विशेषता है। ये दोस्तों एंजियोस्पर्म दोस्तों किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को ही हम आवृत्त बीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्त बीजी भी लिख दीजिएगा, चाहे आवृत्त बीजी कहेंगे तो भी वही बात है, या एंजियोस्पर्म बोलेंगे तब भी वही बात है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1780 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागण होता है। देखिए कौन से पादप समूह में परागण होता है, तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा थैलोफाइटिया, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंतर्गत हमारा दोस्तों जो होता है इसी में हमारा पादप समूह में परागण होता है। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा हो गया ये जो एंजियोस्पर्म लिखा है ये आवृत्त बीजी के लिए है लिखा है, एंजियोस्पर्म इसी के आगे लिखना चाहिए, ठीक है ना। ये आवृत्त बीजी बोलेंगे तब भी वही बात है, या एंजियोस्पर्म बोलेंगे तब भी वही बात है। तो निम्नलिखित में से पादप समूह में परागण होता है तो थैलोफाइटा में होता है। तो 1780 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1781 नंबर, इसमें कहा है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डाट डाट में स्थित होते हैं, पुष्प, पत्तियां, जड़ या फिर दोस्तों तना। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे क्या स्पष्ट होता है। देखिए एंजियोस्पर्म बोले तो या आवृत्त बीजी कह सकते हैं कि प्रजनन भाग में पुष्प में स्थित होते हैं, प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। यहाँ पे विकल्प नंबर देखेंगे तो 1781 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1782 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि द्विनिषेचन डाट डाट का गुण है। द्विनिषेचन डाट डाट का गुण है, तो द्विनिषेचन दोस्तों हमारा आवृत्त बीजी का गुण है। 1782 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1782 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1783 नंबर, कह रहा वे आवृत्त बीजी पौधे जिनके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। मक्का कहा जाएगा, पैफियोडेलिलम कहा जाएगा, या घास कहा जाएगा, या द्विबीज पत्री पौधे कहा जाएगा। कह रहा वे आवृत्त बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो 1783 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है द्विबीज पत्री कहा जाता है। वे आवृत्त बीज पौधे जिनके बीजों में द्विबीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है, द्विबीज पत्री कहा जाता है। तो 1783 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1784 नंबर देख लीजिएगा, कहा है कि आवृत्त बीजी पौधों की पत्तियों में डाट डाट प्रकार की सिरा रचना या वेनेसन होते हैं, 4, 3, 2 या फिर दोस्तों 6। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। देखिए आवृत्त बीजी पौधों की पत्तियों में यहाँ पे 2 प्रकार की सिरा रचना होती है, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1784 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए पत्ती पर सिरा तथा सिराओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्थिरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। और फिर दोस्तों या प्रायः द्विबीज पत्री होते हुए जब सिरकाएं समांतर होती हैं तो उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, या प्रायः एक बीज पत्री पौधों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और 1785 नंबर में देख लीजिएगा हमारा दिया गया है आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग डाट डाट स्थित होते हैं। आवृत्त बीजियों के या एंजियोस्पर्म बोलेंगे के प्रजनन अंग दोस्तों फूलों में या कह सकते हैं पुष्पों में स्थित होते हैं।
विकल्प नंबर दिया गया है सी पे, तो 1785 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे और 1786 नंबर, इस पे कहा है कि डाट डाट के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो किसके दोस्तों? एंजियोस्पर्म के, या फिर दोस्तों इसी को बोला जाता है आवृत्तबीजी के कह सकते हैं, आवृत्तबीजी कह देंगे, या दोस्तों एंडियो या फिर एंजियोस्पर्म बोलेंगे। तो विकल्प नंबर हमारा 1786 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए 1786 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1786 के बाद हम लोग देखेंगे 1787 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है क्वेश्चन पे हमारा, देख लीजिएगा दिया ये गया है, कह रहा है डाट डाट द्विबीजपत्री पौधा है। देखिए द्विबीजपत्री पौधा है, तो देखिए पैफियोपेडिलम या देवदार, शकरकंद का बेल या साइकस। तो शकरकंद का जो दोस्तों बेल होता है, बेल का मतलब दोस्तों शकरकंद का तना, यही द्विबीजपत्री पौधा होता है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 1787 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1700 दोस्तों कौन सा देखेंगे? 1787 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए शकरकंद का बेल एक द्विबीजपत्री पौधा होता है। यह कानवालुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसके रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। जड़ का रंग लाल अथवा भूरा होता है। यह अपने अंदर भोजन का संग्रहण करती है। तो ये बात हो गई दोस्तों। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि डाट डाट एक बीजपत्री यानी मोनोकाट पौधा है। देखिए एक बीजपत्री को मोनोकाट भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंजियोस्पर्म को दोस्तों हम आवृत्तबीजी बोलते हैं, वैसे एक बीजपत्री को मोनोकाट कहा जाता है। कह रहा है डाट डाट एक बीजपत्री मोनोकाट पौधा है। क्या है? गुलाब है, डेजी है, लहसुन है, गाजर है। तो दोस्तों जो लहसुन होता है हमारा, ये एक बीजपत्री पौधा होता है, लहसुन। 1788 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 1789 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि पादप अधिकारी, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं पादप अकारिकी पढ़ेंगे, पादप अकारिकी पढ़ेंगे। अधिकारी मैंने बोल दिया ना, ये गलत बोल दिया, पादप अकारिकी लिखा हुआ है। और पादप अकारिकी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे पादप अकारिकी में सबसे पहले जड़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी रूट के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन ही दिया गया है, कहा गया है कि पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जड़ें डाट डाट से वायु ग्रहण करती हैं। जल में, रंध्र में, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश में, कोशिका द्रव्य में। तो दोस्तों 1789 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया सी, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश में पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जड़ें मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती हैं। तो 1789 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1790 नंबर हम देखेंगे, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसे संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। हाँ ये बात दोस्तों सही कह रहा है, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में कमी करने के लिए, गलत हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, सही नहीं है। गमन के लिए, ये भी सही नहीं है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 1790 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1791 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती हैं। पौधे की जो दोस्तों कह रहा जड़ें होती हैं वो ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती हैं? मिट्टी के मौजूद जल से, गलत है। जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गलत कह रहा, क्यों नहीं, आवश्यकता तो होती है। मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से, ये सही कह रहा। पौधों की जड़ें जो ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती हैं? मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। तो दोस्तों विकल्प नंबर हमारा 1791 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रंध्रों द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचाती है, ये गलत कह रहा। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे
1792 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट के अलावा निम्न सभी पादपों या पौधों में झकड़ा जड़ें होती हैं। कह रहा है डाट डाट के अलावा निम्न में सभी पादपों या पौधों में झकड़ा जड़ें होती हैं। झकड़ा जड़ें दोस्तों देख लीजिएगा किसको बोलते हैं हम, चुकंदर में ऐसा झकड़ा जड़ें होती हैं दोस्तों। चुकंदर में हमारा कह रहा है निम्न में से सभी पादपों में झकड़ा जड़ें होती हैं। किसके अलावा, चुकंदर के अलावा। देखिए चावल में, गेहूं में, मक्का में झकड़ा जड़ों का मतलब ये होता है कि इसमें कई सारे जड़ें गुच्छों के तौर पे जड़ें होती हैं, तो यहाँ पे ये झकड़ा जड़े के अंतर्गत। लेकिन चुकंदर में सीधी सीधी एक जड़ होती है दोस्तों, वही हमारा इसमें झकड़ा उसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1792 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1792 के बाद हमारा यहाँ पे चुकंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा झकड़ा जड़ों में क्या होता है, कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, इनमें रेसे जैसे बहुत सी जड़ें होती हैं, इन्हें रेसेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी के चारों ओर फैल जाती है, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहेंगे, इन्हीं को रेसेदार ये झकड़ा जड़ें कहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा चुकंदर दिया गया है, ये चुकंदर हमारा झकड़ा जड़ों के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी चावल, गेहूं, मक्का ये सब हमारा झकड़ा जड़ों के अंतर्गत आएगा। ये जो हमारा चुकंदर दिया गया है दोस्तों, ये कौन सी जड़ के अंतर्गत आएगा, देखिए ये हमारा आएगा मूसला जड़ के अंतर्गत आएगा। कौन सी जड़ के अंतर्गत आएगा, मूसला जड़ के अंतर्गत ये हमारा आएगा। कौन, ये चुकंदर। और झकड़ा जड़ के अंतर्गत चावल, गेहूं, मक्का ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 1793 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, तो बीज पत्र हो जाएगा, मूलांकुर हो जाएगा, प्रांकुर हो जाएगा या दलपुंज हो जाएगा। तो अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, ये मूलांकुर हो जाएगा। तो 1793 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1794 नंबर। इस पे कहा है जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं, लंबे रोमों जैसे भाग को रूट हेयर कहेंगे। 1794 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए पौधों का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है जड़ या मूल कहलाता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रहती हैं और पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवकों को भूमि से अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे हमारा दिया गया 1795 नंबर। इसमें कहा है कि किसी पौधे के वानस्पतिक भाग डाट डाट होते हैं। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग, देखिए जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है। किसी पौधे का वानस्पतिक भाग क्या क्या होता है, देखिए जड़ होता है, तना होता है और दोस्तों पत्तियां होता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1795 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1795 के बाद अब दोस्तों नया अध्याय हमारा आ रहा स्टेम यानी कि तना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तना के बारे में दोस्तों देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। पादप वहन कह रहा पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इनमें से हम ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का वहन करते हैं। देखिए ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का वहन करते हैं। तो 1796 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1797 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद को क्या उपयोग है, पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है। देख लीजिएगा भाई 1797 नंबर में यहाँ पे दिया ये गया था कि कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है, या जल के परिवहन में मदद करता है, गलत कह रहा है, या कीट परागणों को आकर्षित करता है, गलत कह रहा है, या चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है, ये दोस्तों सही कह रहा है, या चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद होता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका औषधि महत्व है, गलत हो जाएगा।
तो 1797 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1798 नंबर, यहाँ पे कहा है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डाट डाट है, भूमिगत तना है, भूमिगत जड़ है, या दोस्तों आप देखेंगे भूमि के ऊपर एरियल तना है। दोस्तों भूमि के ऊपर तो हो ही नहीं सकता, भूमि के ऊपर एरियल की ओर जड़ है, दोस्तों ये भी गलत है। अब देखिए बचा क्या हमारा, यहाँ पे ये भूमिगत तना है, जड़ भी इसको नहीं कहा जाएगा। देखिए अदरक हो गया, शकरकंद हो गया हमारा दोस्तों, हल्दी हो गया, आलू हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, तना होते हैं, तो भूमिगत तना बोला जाएगा। 1798 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1798 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देखेंगे, और दोस्तों आपको बता दूं कि ये आज के इस पार्ट का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही दोस्तों क्लास हमारी हर रोज वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिलती रहती है। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक चाहिए तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, और दोस्तों आपको किसी ये क्लास नोट्स का हल पीडीएफ मिल जाएगा, हर रोज का करंट अफेयर मिल जाएगा, आपके द्वारा भेजे गए डाउटेड को क्लियर करके वहां पे सोल्यूशन दिया जाएगा। ये सारे फायदे हैं दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग ग्रुप से भी जरूर से जरूर जुड़ा करें। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा 1799 यानी कि आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, तो हम आलू के पौधे का दोस्तों ये तना वाला भाग खाते हैं। कौन सा खाते हैं दोस्तों, हम आलू के पौधे का तना वाला भाग खाते हैं, ये सभी को पता है। तो 1799 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए अगर देखेंगे तो आलू में विटामिन सी भी पाया जाता है। देखिए आलू में अगर देखेंगे, आलू में विटामिन, देखिए आलू में विटामिन कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये आयरन और कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउटेड हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप इसका हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।